हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में 7th क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। आज हम जो भी बचे हुए क्वेश्चन है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं उसके क्वेश्चन नंबर 8th, 9th और 10th आज कंप्लीट करके इस फर्स्ट पार्ट को एंड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सीधे आपको लेके जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो सब जंबो क्वेश्चन है, मतलब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, 8th भी, 9th भी और 10th भी। तो बहुत ध्यान से समझना, मगर बड़े क्वेश्चन है इस कारण से बहुत सारे पॉइंट हमारे इसमें क्लियर होने वाले हैं, इसीलिए बहुत ध्यान से समझना आप क्वेश्चन नंबर 8, 9th और 10 तीनों क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना। 8 क्वेश्चन में दे रखा है, राम रहीम एंड एटॉर्नी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6। 1/2, 1/3 और 1/6 को सॉल्व करोगे तो आएगा 3:2:1, 3:1 का रेशियो आएगा रेस्पेक्टिवली। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म ऑन 31st March 2020 व्हेन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म अपीयर्ड एज अंडर। ये बैलेंस शीट को डिसॉल्व कर रहे हैं और बैलेंस शीट दे रखी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, लोन फ्रॉम मिसेज राम, कैपिटल अकाउंट राम रहीम और एटॉर्नी, गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, जेएलपी, कमीशन रिसीवेबल और कैश इन हैंड। द फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेवेंट फॉर डिसोल्यूशन। चलिए बैलेंस शीट तो पढ़ लिया, अब एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाज सरेंडर फॉर ₹232,500। ठीक है। राम टुक ओवर गुडविल एंड प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹9 लाख। ठीक है। राम ऑल्सो एग्रीड टू डिस्चार्ज बैंक ओवरड्राफ्ट एंड लोन फ्रॉम मिसेज राम। ठीक। फर्नीचर एंड स्टॉक वर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन राम एंड रहीम एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ ₹3,60,000। ये भी ठीक है। सन्ड्री डेटर वर असाइंड टू फॉर्म क्रेडिटर इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द क्लेम। मतलब डेटर को हमने किसको दे दिया? क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर भी खत्म हो गए और डेटर भी खत्म हो गए, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। हम अगर किसी लाइबिलिटी के लिए एसेट देते हैं तो कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो क्रेडिटर भी खत्म, डेटर भी खत्म। कमीशन रिसीवेबल वाज रिसीव्ड इन टाइम। कमीशन रिसीवेबल जो था वो हमें रिसीव हो गया। ए बिल्स डिस्काउंटेड वाज सब्सिक्वेंटली रिटर्न डिसऑनर्ड एंड प्रूव्ड वैल्यू लेस ₹30750 इंक्लूडिंग ₹500 नोटिंग चार्जेस। इस पॉइंट को समझना, हमने एक बिल डिस्काउंट कराया था। बिल डिस्काउंट करना आप समझते हो, हमें किसी ने बिल दिया था, हमने उसको बैंक से डिस्काउंट करा लिया। अब बैंक को पेमेंट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उस पर्सन की जिसने हमें बिल दिया था। बट अगर वो पर्सन बैंक को पेमेंट नहीं करता है तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा। मीन्स इट इज अवर कंटीजेंट लाइबिलिटी। ये हमारी कंटीजेंट लाइबिलिटी है। अगर वो पर्सन पेमेंट नहीं करता है तो हमें करना पड़ेगा, और ऐसा हो गया। बिल डिस्काउंट हमने कराया था वो डिसऑनर हो गया क्योंकि उस पर्सन ने पेमेंट नहीं किया, तो हमें पेमेंट करना पड़ा टोटल 30750 इंक्लूडिंग 500 नोटिंग चार्जेस। इसका ऐसे ही एडजस्टमेंट होगा जैसे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का हम एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। 30750 को आपको पे करना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें टू कैश ये जो कंटीजेंट लाइबिलिटी है इसका पेमेंट करेंगे। टोटल 30750 इंक्लूडिंग इसमें नोटिंग चार्जेज इंक्लूड है। तो जितना पेमेंट करना है उसको हमें पेमेंट वहाँ टू कैश करके दिखाना है। राम पेड द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटिंग टू ₹18,000। राम ने डिसोल्यूशन का एक्सपेंडिचर पेड किया। डिसोल्यूशन का एक्सपेंडिचर होता है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं टू कैश, अगर फर्म पे करती है तो। बट यहाँ राम पे कर रहा है तो हम टू कैश की जगह पर टू राम कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। Attorney agreed to receive ₹1,50,000 in full satisfaction of his right, title and interest in the firm। ये पॉइंट अच्छा है, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अकाउंट्स रिलेटिंग टू क्लोज ऑफ बुक्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। हम सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। इसको पूरे को इसके नेक्स्ट पेज पर ही ले लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम सारी एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे। करेक्ट। इस लाइन को वापस से थोड़ा
सीधा कर देते हैं, ठीक है। रुपीज़ और रुपीज़, पर्टिकुलर्स आप लोग लिख लेना, ठीक। एसेट्स को ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुडविल दे रखी है 456,300, 456,300 ये हो गया गुडविल। फिर 6,07,500 प्लांट एंड मशीनरी, 6,07,500 टू प्लांट एंड मशीनरी। देन फर्नीचर 64,650, 64,650 टू फर्नीचर। देन स्टॉक दे रखा है 236,700, 236,700 टू स्टॉक। देन डेटर्स दे रखे हैं 5,34,000 के, 5,34,000 के डेटर्स, टू डेटर्स। देन जॉइंट लाइफ पॉलिसी दे रखी है 265,500, टू JLP 265,500। देन कमीशन रिसीवेबल 145,50, 145,50 टू कमीशन रिसीवेबल। और फिर दे रखा है कैश। चलिए हमने सारी एसेट को ट्रांसफर कर दिया। अब बारी आती है लाइबिलिटीज़ की। सबसे पहले बाई क्रेडिटर, सबसे पहले हम ट्रांसफ़र करते हैं क्रेडिटर को। बाई क्रेडिटर हमें दे रखे हैं 5,67,000, 5,67,000। फिर हमें बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 606,450, 606,450 बाई बैंक ओवरड्राफ्ट। देन जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, मैंने आपको कहा था अगर किसी एसेट्स का रिजर्व बना हुआ है तो आपको उसको भी रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। और कितने का रिजर्व बना हुआ है 265,500, 265,500, ठीक है। फिर मिसेज राम का लोन है तो वो भी ट्रांसफर कर देते हैं बाई मिसेज राम लोन। और मिसेज राम का लोन है 1,50,000, 1,50,000। हमने सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र कर दिया। देख लेते हैं कैपिटल अकाउंट बचा है और इधर कैश बच गया। बस अब हम देखते हैं कि हमने किस किस एसेट्स को बेच दिया बाई कैश। सबसे पहले लिखा है JLP को हमने सरेंडर कर दिया 232,500 में, तो JLP से हमें मिले 232,500, ठीक है। ये फर्स्ट ए पॉइंट तो हो गया। फिर हमने एसेट सेल की है यहाँ पर F पॉइंट में, कमीशन रिसीव हो गया हमें टाइम पर, तो जो भी कमीशन रिसीवेबल था, कमीशन कितना रिसीवेबल था 145,50, वो हमें रिसीव हो गया, तो ये भी अमाउंट हमें रिसीव हो गया। इसके अलावा सारी एसेट्स को बाकी की जो भी बच गई वो सब पार्टनर ने टेक ओवर किया, तो इसीलिए और कुछ अमाउंट हमें रिसीव नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं इसकी 2,32,500 प्लस 145,50, टोटल इज 3,73,050। उसके बाद में यहाँ पर अब हम जो जो एसेट्स इन्होंने टेक ओवर किए बाई राम कैपिटल अकाउंट, राम ने कौन कौन से एसेट्स टेक ओवर की। पॉइंट नंबर बी में गुडविल को टेक ओवर किया और प्लांट एंड मशीनरी को 9 लाख में, तो यहाँ लिखते हैं 9 लाख। एक तो गुडविल और एक प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी। ये हो गया पॉइंट नंबर। राम ने बैंक ओवरड्राफ्ट और मिसेज राम का लोन भी टेक ओवर कर लिया, तो यहाँ लिखते हैं 2 राम कैपिटल अकाउंट। एक तो उसने लिया बैंक ओडी और एक मिसेज राम का लोन, दोनों को टेक ओवर कर लिया। दिया हुआ नहीं है कितने में, तो जितनी वैल्यू है 606,450
प्लस 1,50,000, 7,56,450, 756,450, करेक्ट। उसके बाद में ये हो गया आपका पॉइंट नंबर बी कंप्लीट, पॉइंट नंबर सी कंप्लीट। अब पॉइंट नंबर डी, फर्नीचर और स्टॉक को राम और रहीम ने 360 में हाफ ऑफ कर लिया, मतलब 180 है ना। तो यहाँ पर एक बार फिर से लिखना पड़ेगा राम कैपिटल अकाउंट और बाई रहीम कैपिटल अकाउंट। 360 का फर्नीचर वैल्यूएशन किया, उसमें आधा रख लिया राम ने 180 का, आधा रख लिया रहीम ने 180 का, करेक्ट। अब हम चलते हैं और आगे। यहाँ पर पॉइंट नंबर डी हो गया। ई में डेटर्स और क्रेडिटर का आपस में एडजस्टमेंट कर दिया, तो मतलब क्रेडिटर को डेटर दे दिया, तो ना तो डेटर से पैसा आना है ना क्रेडिटर को पेमेंट करना है, खत्म। एक कंटीजेंट लाइबिलिटी का हमने पेमेंट किया है और वो है 30750, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक या टू कैश जो भी है, कंटीजेंट लाइबिलिटी विच इज 30750। ये पॉइंट नंबर जी भी हो गया। डिजोल्यूशन का एक्सपेंसेस 18,000 है, बट किसने पे किया? राम ने, तो यहाँ लिखेंगे टू राम कैपिटल अकाउंट एक्सपेंसेस विच इज 18,000। और हमने सारे पॉइंट का एडजस्टमेंट कर लिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच सब हो गए। लास्ट पॉइंट बचा है वो, उसका एडजस्टमेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में होगा। इसके अलावा कोई लाइबिलिटी नहीं बची। हमने क्रेडिटर का एडजस्टमेंट कर लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट टेक ओवर हो गया, मिसेज राम का लोन टेक ओवर हो गया, और उसके बाद में गुडविल, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, जेएलपी, कमीशन सब कुछ एडजस्ट हो गया। अब हमारे पास में बचा है तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेशन करने का काम। तो स्टार्ट करते हैं। पहले टोटल करते हैं डेबिट साइड की। तो डेबिट साइड की टोटल करेंगे तो 456,300, 6,07,500, 64650, 236,700, 5,34,000, 265,500, 140,550, 756,450, 30750 और 18,000। इसकी टोटल होती है 1,10,400। अब हम टोटल करते हैं एसेट साइड की, क्रेडिट साइड की। 5,67,000 प्लस 6,06,450, 265,500, 1,50,000, 373,050, 9,00,000, 1,80,000 एंड 1,80,000। इसकी टोटल होती है ज़्यादा 32,22,000। तो ये तो आ गया प्रॉफिट 1,11,600। तो यहाँ पर हम करते हैं टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बटेगा राम, रहीम और एटॉर्नी। 1,11,600 का प्रॉफिट है। ये तीनों में 3:2:1 के रेशियो में बटेगा, तो डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 55,800 राम का शेयर, 37,200 रहीम का शेयर और 18,600 एटॉर्नी का शेयर। और ये हमारा बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। फटाफट से कुछ अगर आपने कंप्लीट, थोड़ा बहुत अगर कुछ बाकी रह गया है तो उसको कंप्लीट करो, क्योंकि हम बढ़ने वाले हैं इसके आगे। 32,22,000 टोटल हो गई इसकी। फटाफट से नोट कीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर।
ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, राम, रहीम, एटॉर्नी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस लिख के। यहाँ लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है राम में 420, 225 और 120। 4,20,000, 2,25,000 एंड 1,20,000। ये हमने तीनों के ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अब कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पर नहीं है, तो अब हम देखते हैं रियलाइजेशन में हमने क्या क्या लिखा है। तो यहाँ लिखते हैं 2 रियलाइजेशन, इन्होंने जो एसेट्स को टेक ओवर किया। तो राम में 2 बार है तो दोनों की टोटल करके लिखते थे 9 लाख और 180। ये 9 लाख और ये 180, दोनों की टोटल मिलाकर हो गई 10,80,000। रहीम ने एसेट्स ली 1,80,000। एटॉर्नी ने कोई एसेट्स नहीं ली। फिर इसने लाइबिलिटी को टेक ओवर किया है राम ने, तो यहाँ लिखेंगे बाई रियलाइजेशन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को टेक ओवर किया राम ने 18,000 में, 18,000 756,450, 756,450। राम ने रियलाइजेशन का एक्सपेंडिचर पे किया था, तो बाई रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस राम ने पेड किया कितना, वो है 18,000। तो यहाँ लिखते हैं 18,000। इसके अलावा रहीम और एटॉर्नी ने कोई तरह की लाइबिलिटी नहीं टेक ओवर की। बस अब समझना सबसे लास्ट पॉइंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फर्म ने डिसाइड किया कि एटॉर्नी को टोटल 1,50,000 देंगे। कितना देंगे? 1,50,000। चाहे उसका बैलेंस कितना भी बनता हो, हम उसको 1,50,000 देंगे। मान लो उसका बैलेंस 150 से कम बनता है, तो जो ज़्यादा पेमेंट हमने कर दिया राम और रहीम मिलकर बियर करेंगे। अगर मान लो 150 से एटॉर्नी का बैलेंस ज़्यादा बनता है, तो जो भी एक्स्ट्रा बच गया वो राम और रहीम आपस में बांट लेंगे। मतलब समझाता हूँ फिगर से, 1,50,000 उसका पेमेंट हमने देना फिक्स किया है। मान लो एटॉर्नी के बैलेंस अकाउंट में बैलेंस बचता है 1,60,000, मगर हमने तो उसको 1,50,000 देना ही फिक्स किया है। तो 10,000 रुपये का जो सरप्लस बच गया वो राम और रहीम आपस में बांट लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बट मान लो एटॉर्नी का फाइनल जो सेटलमेंट होकर बैलेंस आता है वो मान लो 1,40,000 ही आता है, मगर हमने उसको कितना पेमेंट देना फिक्स किया? 1,50,000। तो जो 10,000 एक्स्ट्रा देंगे वो देंगे राम और रहीम। किस रेशियो में बियर करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर करेंगे। मतलब हमने क्या किया, एटॉर्नी का शेयर फिक्स कर दिया 1,50,000। अगर कम आता है बैलेंस या ज़्यादा आता है तो भी देना 150 है। तो अगर सरप्लस बचा या मान लो डेफिशिएंसी हो गई तो बाकी के जो पार्टनर है वो बियर करेंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एटॉर्नी के अकाउंट का ही सेटलमेंट करते हैं, मगर उससे पहले रियलाइजेशन के प्रॉफिट को भी लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं बाई रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन का प्रॉफिट हम बांटेंगे तो 55,800, 37,200 और 18,600 रुपीज़। तो अब एटॉर्नी के अकाउंट में बच कितना जाता है वो देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टू कैश, हम एटॉर्नी को देंगे 1,50,000। ठीक है, ये तो आपको पहले ही लिखना है टू कैश, हमने उसका ऑलरेडी पेमेंट फिक्स कर दिया। तो यहाँ लिखेंगे टू कैश 1,50,000, जबकि उसका बैलेंस 150 बनता ही नहीं है। उसका पेमेंट कितना बनता है? 1,20,000 प्लस 18,600, 138,600 ही बनता है। इसका मतलब है माइनस किया 150 तो ये बचा 11,400। 11,400 उसको हम ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा पेमेंट कौन देगा? राम और रहीम।
तो यहाँ लिखेंगे बाई राम कैपिटल अकाउंट और बाई रहीम कैपिटल अकाउंट। 11,400 को राम और रहीम में आपस में रेशियो 3:2 का, तो 6840 राम देगा और 4560 रहीम देगा। तो यहाँ पर आएगा 2 एटॉर्नी कैपिटल, राम 6840 डेबिट होगा और रहीम 4560 से। और अब बचा हुआ जो पेमेंट है वो हम या तो दे देंगे या ले लेंगे। एटॉर्नी का अकाउंट तो हो गया 0। अब देखना है हमें कि किसके अकाउंट में कितना बैलेंस बच जाता है। अगर सरप्लस बचा तो दे देंगे, अगर कम पड़ गया तो ले लेंगे। ठीक है, तो कैसे हिसाब किताब कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं राम का, तो राम को देना ही है 4,20,000 प्लस 756,450 प्लस 18,000 प्लस 55,800, टोटल आती है 12,50,250। 12,50,250 में से माइनस करते हैं 10,80,000 और माइनस करते हैं 6840, तो बैलेंस बचा 163,410। 163,410। फिर करते हैं रहीम। रहीम को भी देना ही है 2,25,000 प्लस 37,200, टोटल हो गई 2,62,200। यहाँ भी लिख लेते हैं 2,62,200। उसमें से माइनस करते हैं 1,80,000 माइनस करते हैं 4,560, तो 77,640 पेमेंट करना है। 77,640 का पेमेंट करना है। और एटॉर्नी का अकाउंट तो बराबर हो गया 1,50,000 1,50,000। एक बार आप लोग कैलकुलेशन साथ साथ में चेक करते रहना, ठीक है। अब बात आती है कैश एंड बैंक अकाउंट की। सबसे पहले लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओपनिंग बैलेंस है कैश और बैंक दोनों का। कैश का ये है 48,750, तो यहाँ लिखेंगे 48,750। टू रियलाइजेशन, हमें एसेट को बेचने से अमाउंट मिले थे 3,73,050। 3,73,050 बाई रियलाइजेशन हमने कंटीजेंट लाइबिलिटी का पेमेंट किया था। कंटीजेंट लाइबिलिटी वो था 3,0750। रियलाइजेशन का एक्सपेंडिचर हमने नहीं पे किया, राम ने पे किया, ठीक है। अब हमने पेमेंट किया है, देखो सबसे पहले तो हमने राम को पेमेंट किया है, राम कैपिटल अकाउंट। हमने रहीम को पेमेंट किया है, रहीम कैपिटल अकाउंट। और हमने एटॉर्नी को पेमेंट किया है, राम को हमने पेमेंट किया 163,410, रहीम को पेमेंट किया 77,640 और एटॉर्नी को पेमेंट किया है 1,50,000। और अब हमें क्या करना है, हमें इसकी करनी है टोटल। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो ध्यान पड़ जाएगा कि कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक की हमने। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो ये मिलेगा नहीं, है ना। 48,750 प्लस 3,73,050, 4,21,800, 4,21,800। 30,750 प्लस 163,410 प्लस 77,640 प्लस 4,21,800। वेरी नाइस। एग्ज़ाम में भी आपके बराबर इसी तरह से एक बार में मिल जाए तो मज़ा आ जाए, ठीक है। चलिए फटाफट से पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट में कुछ रह गया है तो उसको कंप्लीट करो और हम चलेंगे फिर इसके अगले क्वेश्चन पे। बड़ा क्वेश्चन था,
ओके, तो हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और ये तो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ठीक है ना। इसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए बड़े होने के, बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 एग्रीड अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2020 ऑन विच डेट देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। कैपिटल अकाउंट दे रखा है ए और बी का, ट्रेड क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बिल्स पेबल दे रखा है, ए का लोन में से ए की वाइफ का लोन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इट इज लाइबिलिटी, ये पैसा एम्प्लॉय का, इसीलिए ये लाइबिलिटी है, ध्यान रखना, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड बताऊंगा मैं आपको, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और जनरल रिजर्व, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, जॉइंट लाइफ पॉलिसी एट सरेंडर वैल्यू, इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू 2000 है मगर हमने उसको परचेज किया है 10,000 में, गुडविल 15,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 एंड डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 10,000। ये जो सबसे लास्ट में डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, इसको तो राइट ऑफ करना है, और कहाँ राइट ऑफ करना है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ करना है। नोट देयर इज ए बिल फॉर ₹1,000 अंडर डिस्काउंट, बिल वाज रिसीव्ड फ्रॉम जेड, ये फिर से कंटीजेंट लायबिलिटी वाला पॉइंट आ गया। बिल हमें मिला हुआ है 1,000 और ये किससे मिला हुआ है, जेड से। अगर जेड पेमेंट नहीं करता है तो हमें करना पड़ेगा। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑफ द गिवन डेट एंड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। बी अंडरटुक टू पे मिसेज ए लोन, मुझे लगता है डिसोल्यूशन का रीजन ये रहा होगा कि बी मिसेज ए के लोन की लायबिलिटी ले रहा है, ठीक है, पता नहीं क्या एडजस्टमेंट है। बी A took over 50% of the stock at a discount of 20%. Remaining stock was sold off at a profit of 30% on cost. Rupees 12,000 of the book debt proved bad. Land and building sold for rupees 1,50,000 through a broker who charged 2%. तो 1,50,000 में हमने सेल किया, 2% ब्रोकरेज लगी, मतलब 3,000। तो नेट अमाउंट हम लिखेंगे रियलाइजेशन में 147, जितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है नेट 147। हाफ द ट्रेड क्रेडिटर एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 10% लेस। आधे क्रेडिटर को प्लांट एंड मशीनरी दे दी, चलो आधे क्रेडिटर तो खत्म। एंड देन द बुक एंड कैश 5,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। अच्छा, आधे क्रेडिटर को प्लांट एंड मशीनरी दी और 5,000 रुपए कैश, ठीक है। रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर बचे आधे, उनका सेटलमेंट किया 38,000 में, इंक्लूडिंग एन इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹2,000 अनरिकॉर्डेड इन द बुक। हमने उनका सेटलमेंट किया 38,000 में, जिसमें 2,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड है वो भी शामिल है। तो हमने 2,000 के तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट दे दिए, तो हमने कैश कितनी पे की 36,000। तो 36,000 से ही मतलब है लाइबिलिटी के बदले में कोई भी एसेट हो, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड, उसकी कोई एंट्री नहीं होती। Bills payable falling due on 30th April 2020 were discharged at a discount of 18% per annum। ये पॉइंट अच्छा है। क्या पॉइंट है, देखो बिल्स पेबल की लाइबिलिटी बैलेंस शीट में दे रखी है 20,000। बिल्स पेबल मतलब हमें पेमेंट करना है, हमें पेमेंट करना है 20,000 का, मगर उसका पेमेंट ड्यू होता है 30 अप्रैल को, जबकि अभी चल रहा है 31 मार्च। इसका मतलब है हम उसको 1 महीने पहले पेमेंट कर रहे हैं। तो 1 महीने पहले जब पेमेंट कर रहे हैं तो वो हमें डिस्काउंट देगा 18% पर एनम की रेट से, मतलब हमें डिस्काउंट लेस करके पेमेंट करना है, क्योंकि हम पहले पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट ड्यू होता है 30 अप्रैल को, हम 31 मार्च को पेमेंट कर रहे हैं, तो 1 महीने का डिस्काउंट लेस करके हम पेमेंट करेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,550। W an old customer whose account was written off as bad in the previous year paid ₹500 which is not included in the above stated book debts। एक ओल्ड कस्टमर है W जिसने हमें 500 रुपये दिए, जिसका अकाउंट हम राइट ऑफ कर चुके थे, उसने हमें 500 रुपये दिए। इट मीन्स इट इज बैड डेट्स रिकवरी। कैसे भी आओ, पैसा आया ना, वो बुक्स में था नहीं था, 500 रुपये आपको तो जहाँ रियलाइज में बाई कैश लिखते हो वहाँ लिखना है, बैड डेट्स रिकवरी 500 रुपीज़। जेड प्रूव्ड इंसॉल्वेंट, चलो वो जो कंटीजेंट लाइबिलिटी थी बैलेंस शीट के बाद में 1,000 रुपीज़ की, उसके लिए जेड से बिल मिला था, वो इंसॉल्वेंट हो गया और उससे 25% अमाउंट ही रिसीव हुआ, मतलब 1,000 का बिल था, 25% रिसीव हुआ मीन्स 250। तो 750 हमें पे करने पड़ेंगे। हमें तो मतलब है हमें कितने देने, 750। द जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाज सरेंडर्ड फॉर ₹5,000 एंड इन्वेस्टमेंट रियलाइज 150% ऑफ देयर फेस वैल्यू। जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर कर दिया, 5,000 रुपये मिले और इन्वेस्टमेंट से फेस वैल्यू का 150% रियलाइज हुआ। आपको रियलाइजेशन अकाउंट बैंक अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं कहता तो भी यही बनाना होता है, राइट। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत बड़ा क्वेश्चन है बट बहुत सारे पॉइंट इससे हमारे क्लियर होते हैं, तो इसीलिए आप ध्यान से समझना। रियलाइजेशन अकाउंट
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। एसेट्स में कैश और बैंक को तो नहीं, स्टॉक 80,000 टू स्टॉक 80,000 टू डेटर और बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। डेटर 66,000 और 6,000, 66,000 और प्रोविज़न हो गया 6,000 का। देन ये हो गया और ये भी हो गए। प्लांट एंड मशीनरी 30,000 और 33,000 लैंड एंड बिल्डिंग। टू प्लांट एंड मशीनरी टू लैंड एंड बिल्डिंग 33,000, करेक्ट। उसके बाद में ये भी हो गया, ये भी हो गया। JLP 5,000 टू JLP 5,000 और टू इन्वेस्टमेंट। बैलेंस शीट में वैल्यू है 10,000, उसकी फेस वैल्यू 10,000 है, बट हमने तो उसको 10,000 में परचेज किया हुआ ना, तो 10,000 से एंट्री होगी, ध्यान रखना। गुडविल 15,000 और प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 टू गुडविल 15,000 और टू प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। जो सबसे लास्ट है वो राइट ऑफ करना है हमें। कहाँ राइट ऑफ करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। चलिए अब लायबिलिटी साइड में चलते हैं। जनरल रिजर्व को नहीं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर होगा। एसेट्स का रिजर्व बना हुआ है इसलिए ट्रांसफर होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व दोनों ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ लिखते हैं बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और बाई JLP रिजर्व। ये 3,000 है और ये 5,000 है, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है 2,000 रुपये। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2,000 तो दे रखा है, इसके अगेंस्ट में कोई लाइबिलिटी नहीं है। 2,000 रुपये वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड दे रखा है जिसके अगेंस्ट में कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सीधे सीधे बांट देंगे रिजर्व एंड सरप्लस की तरफ। अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन के लिए कोई लाइबिलिटी दे रखी होती, जैसे मान लो 2,000 रुपये का वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड बना हुआ है और मान लो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा होता कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी एस्टिमेटेड ₹1,500, तो आप क्या करते हैं 1,500 तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 1,500 और फिर हम उसका पेमेंट कर देते हैं टू कैश करके। और बाकी का जो 500 बचता वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देते पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बट यहाँ तो कोई पॉइंट नहीं दे रखा, इसका मतलब इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है इसके अगेंस्ट में, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 2,000 सीधे सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम पार्टनर्स में आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी है 5,000 बाई EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 5,000। ए की वाइफ का लोन 15,000 बाई ए वाइफ लोन 15,000, ठीक है। ए का लोन तो सीधा कैश से पे होगा। क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है 20,000 और क्रेडिटर 80,000 बाई बिल्स पेबल 20,000 और बाई क्रेडिटर्स 80,000। तो ये हमारा बिल्स पेबल और क्रेडिट वाला पॉइंट भी हो गया। ए का लोन बचा वो सीधा कैश से पे होगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड भी सीधा कैपिटल में और जनरल रिजर्व भी कैपिटल में। डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ होगा। बस अब हम करते हैं इनका डिस्पोजल। तो सबसे पहले तो देखते हैं हमने किस किस को बेच दिया, बाई कैश और इधर लिखते हैं टू कैश। पेमेंट करते हैं पहले और यार ले लेते हैं जो भी करना है। ए पॉइंट में बी ने लाइबिलिटी ली, ए ने लिया, स्टॉक को बेच दिया। देखो 50% स्टॉक तो ए ने ले लिया, तो बाकी का 50% तो हमने बेच दिया। तो 50 स्टॉक है 80,000 का, 40,000 का ए ने टेक ओवर कर लिया, बाकी का 40,000 का सेल किया हमने 30% प्रॉफिट पर। तो 40,000 में 30% ऐड करेंगे तो होगा 52,000। स्टॉक से हमें मिलेंगे 52,000।
करेक्ट। और ये पॉइंट नंबर सी हो गया। 12,000 के डेटर बेड डेट से, तो बाकी के तो पैसे मिल गए। तो 66,000 के डेटर है, 12,000 हटा दो तो 54,000 डेटर से हमें मिलेंगे 54,000। देन लैंड और बिल्डिंग को हमने सेल किया 1,50,000 में, ब्रोकर के थ्रू बेचा था तो उसने 3,000 रुपीज़ कमीशन के चार्ज किए, तो हम ब्रोकरेज के चार्ज किए, तो हमें नेट अमाउंट लेना है 147। लैंड एंड बिल्डिंग 1,47,000, ये हो गया लैंड और बिल्डिंग का। आधे क्रेडिटर ने प्लांट एंड मशीनरी ले ली और 5,000 रुपये लिए, तो जो 5,000 रुपीज़ लिए उसकी एंट्री होगी। क्रेडिटर 5,000, प्लांट एंड मशीनरी की कोई एंट्री नहीं होगी। और बाकी के क्रेडिटर को हमने 38,000 में सेटलमेंट किया, जिसमें 2,000 का हमने इन्वेस्टमेंट दिया, तो कैश कितनी दी 36,000, तो और क्रेडिटर को हमने दिए 36,000। ये पॉइंट ख़त्म हो गया, जी पॉइंट भी। बिल्स पेबल को हमने डिस्काउंट पे पेमेंट किया है, तो यहाँ आएगा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल है कितने 20,000 के, एक महीने का डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि हम एक महीने पहले पेमेंट कर रहे हैं, तो 20,000 पर 18% और एक महीने का होता है 300 रुपये, तो हम पेमेंट करेंगे 19,700। ठीक। फिर रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस, तो यहाँ लिखते हैं 2 कैश एक्सपेंसेस 550। देन एक कस्टमर जिसका अकाउंट हम बेड डेट्स में डाल चुके थे, उसने 500 रुपये दिए, तो यहाँ आएगा बेड डेट्स रिकवरी विच इज़ 500 रुपीज़। फिर कंटीजेंट लाइबिलिटी के हमने पे किए, यहाँ कंटीजेंट लाइबिलिटी कितने पे किए 750। बिल कितने का था, बिल था 1,000 का, मगर उसमें से 250 तो उसने पे कर दिए, तो बाकी के रिमेनिंग 750 हमने पे किए। उसके बाद में लास्ट पॉइंट दे रखा है जेएलपी सरेंडर कर दी 5,000 में, तो यहाँ पर आएगा जेएलपी से हमें मिले 5,000 और इन्वेस्टमेंट से हमें मिले बुक वैल्यू का 150%। बुक वैल्यू 2,000 है, उसका 150% है 3, मतलब फेस वैल्यू का 150% मिला, तो 2,000 का 150% होता है 3,000। ये हमें रुपए मिल गए। करेक्ट। अब देख लेते हैं कौन सा पॉइंट रह गया। बी ने मिसेज ए के लोन की, ये तो कंट्रोवर्शियल इशू है ही, है ना। टू बी कैपिटल अकाउंट, मिसेज ए लोन। मिसेज ए का लोन कितना था, मिसेज ए का लोन था 15,000 का, 15,000। फिर पॉइंट नंबर बी, ए ने 50% स्टॉक लिया 20% डिस्काउंट पे, तो 50% स्टॉक होता है 40,000 का, 40,000 में से 20% माइनस करो तो रिमेनिंग बचता है 32,000, तो यहाँ लिखेंगे बाई ए कैपिटल अकाउंट। आधा स्टॉक उसने लिया 32,000 में, ये हमने ये पॉइंट भी कर लिया। अब आप बैलेंस शीट देखो क्या बच गया। देखो स्टॉक आधा आधा हो गया, डेटर से भी एडजस्टमेंट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हमने क्रेडिटर को दे दी, लैंड और बिल्डिंग को सेल कर दिया, जेएलपी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। गुडविल का कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि गुडविल से क्या मिल सकता है। प्रीपेड इंश्योरेंस का भी वापस कोई रिकवरी नहीं होती, ठीक है। तो ना तो गुडविल के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो गुडविल का भी कुछ नहीं मिला, और प्रीपेड इंश्योरेंस से भी कोई रिकवरी नहीं हो सकती, ठीक है। अब हम आते हैं लाइबिलिटी साइड में। क्रेडिटर का हमने सेटलमेंट कर दिया, बिल्स पेबल का सेटलमेंट कर दिया, ए की वाइफ का लोन ईपीएफ, ये पेमेंट करना है हमें कितना 5,000। इसका पेमेंट हमने यहाँ अलग से लिख देते हैं क्योंकि वो हम फाइनल कर चुके हैं। टू कैश ईपीएफ कितना पेमेंट करना पड़ेगा 5,000 का, तो ये लाइबिलिटी भी हो गई। फिर वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड तो ठीक है, बाकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, तो बस सारा एडजस्टमेंट हो चुका है। अब हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट या फिर लॉस। तो कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट या लॉस को, टोटल करते हैं। पहले डेबिट साइड की टोटल करते हैं, मगर उससे पहले एसेट से जितना मिला उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 52,000, 54,000, 1,47,500, 5,000
एंड 3000, इससे मिला है 261,500। इसी तरह से हमने लाइबिलिटी का जो पेमेंट किया 5000, 36,000, 19,700 और 750, ये हमने पेमेंट किया 61450 का। करेक्ट। अब हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट और लॉस। तो पहले डेबिट साइड की टोटल करते हैं 80,000, 66,000, 30,000, 33,000, 5,000, 10,000, 15,000, 1,000, 61450, 5550, 15,000 एंड 5,000। यहाँ की टोटल आ रही है 3,27,000। अब करते हैं क्रेडिट साइड की टोटल 6,000, 3,000, 5,000, 5,000, 15,000, 20,000, 80,000, 261,500, 32,000। ये हो रहा है 4,27,500। मतलब क्रेडिट ज़्यादा है तो प्रॉफिट आ रहा है, राइट। तो यहाँ लिखते हैं टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर में आएगा ए और बी। प्रॉफिट कितना आ रहा है -3,27,000, प्रॉफिट आ रहा है 1,00,500, टोटल 4,27,500, 4,27,500। प्रॉफिट को हम बांट देते हैं ए और बी में, और इनका आपस में रेशियो 3:2। 1,00,500 को बांटेंगे तो ए में आएगा 60,300 और बी में आएगा 40,200। करेक्ट। आप फटाफट से नोट कर लो, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ेंगे और इसका कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाएंगे। फटाफट से नोट कीजिए आप लोग। बड़े आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर है ए और बी, ए और बी। सबसे पहले लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसमें ए का बैलेंस है 84 और बी का 26। तो यहाँ पर आएगा ए का बैलेंस 84,000, बी का बैलेंस 26,000। बैलेंस शीट में अभी तक तो बहुत सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में। देखो कैपिटल अकाउंट ले लिया, फिर यहाँ पर आएगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 2,000। ये भी इन दोनों में आपस में बांट देंगे बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। 2,000 को बांटेंगे तो 1,200 और 800, 3:2 के रेशो में। फिर यहाँ पर एक है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपको दे रखा है 35,000 का, तो 35,000 को आपस में बांटेंगे तो 21,000 और 14,000, 3:2 का इनका जो रेशियो है। फिर इधर एक डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करते हैं टू डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। ये दे रखा है हमें यहाँ पर 10,000, तो 10,000 को इन दोनों में आपस में एलोकेट करेंगे तो 6,000 और 4,000। अब बैलेंस शीट को एक बार चेक कर लेते हैं कि कुछ रह तो नहीं गया। मिस ए का लोन है, ए का लोन तो सीधा कैश अकाउंट में पेड होगा, ठीक है। इसके अलावा कैश बैंक का बैलेंस है और हमने सारे पॉइंट चुन के ले चुके हैं, ठीक है। तो चलो अब हम करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से एंट्री। यहाँ पर सबसे पहले तो ए ने स्टॉक लिया था 32,000 में, तो यहाँ लिखते हैं टू रियलाइजेशन और ब्रैकेट में लिखते हैं स्टॉक
ए ने लिया था 32,000 में, ठीक है। फिर लाइबिलिटी ली थी बी ने मिसेज ए के लोन की, तो बाय रियलाइजेशन मिसेज ए का लोन, मिसेज ए का लोन, मैं बार बार कह रहा हूँ मिसेज ए का लोन किसने टेक ओवर किया, बी ने टेक ओवर किया, ठीक है। 15,000 करेक्ट। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से हम सारे पॉइंट ले चुके हैं, इसके अलावा कोई भी एसेट्स और लायबिलिटी किसी पार्टनर ने नहीं ली। तो अब हम क्या करें, सेटलमेंट मतलब पेमेंट टू कैश, टू कैश भी या बाई कैश, मुझे तो लगता है दोनों में टू कैश ही आएगा। तो 84,000 प्लस 1200 प्लस 21,000 टोटल इज 1,06,200। 1,06,200 में से रियलाइजेशन का प्रॉफिट नहीं लिखा है ना, यस, बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिखते हैं प्रॉफिट। अभी हम ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं। रियलाइजेशन प्रॉफिट हो गया था 60,300 एंड 40,200, बहुत बड़ा अमाउंट अभी रह जाता, तो कैश अकाउंट नहीं मिलता, पता चल जाता, ठीक है। तो 84,000 प्लस 1200 प्लस 21,000 प्लस 60,300 इट इज़ 166,500। उसमें से हम माइनस करेंगे 6,000 और माइनस करेंगे 32,000 और ये हो गए 128,500। फिर बी का करते हैं 26,000 प्लस 800 प्लस 14,000 प्लस 15,000 प्लस 40,200, इधर की टोटल हो गई 96,000। 96,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो 92,000। आप लोग भी साथ साथ में अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते रहना, ठीक है। और कहीं अगर मैंने कैलकुलेशन में कुछ उल्टा सीधा कर दिया है तो आप उसको सही कर लेना, ठीक है। कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, सबसे पहले लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस मिलाकर होता है 36,000, तो यहाँ लिखते हैं 36,000। फिर टू रियलाइजेशन, एसेट से जितना हमें मिला, एसेट्स हमें मिले 261,500, 261,500। फिर हमने लाइबिलिटी को जितना पेमेंट किया बाय रियलाइजेशन, लाइबिलिटी में हमने पेमेंट एक तो 61,450 और एक वो ईपीएफ अलग से लिखा था, वो इसी में मैं ऐड कर देता हूँ 5,000, 66,450। फिर बाय रियलाइजेशन हमने जो रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस पे किया है विच इज़ 550। फिर हमने पेमेंट किया है ए को, हमने पेमेंट किया है बी को, ए को हमने पेमेंट किया 128,500, बी को पेमेंट किया है हमने 92,000 और फिर हम क्या करेंगे, फाइनल टोटल। अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो ये यहाँ पर अपने आप आपके मैच नहीं होगा, तो पता चल जाएगा, तो आप एग्ज़ाम में चेक कर सकते हो कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है या नहीं। 297,500, 66,450 प्लस 5550 प्लस 128,500 प्लस 92,000 इट इज़। यहाँ पर हम एक अमाउंट लिखना भूल गए और वो है ए का लोन विच इज़ 5,000 और अब हो गया 297,500। बैलेंस शीट में ए का लोन था और वो हो गया 5,000 का पेमेंट, करेक्ट। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, इसके बाद में हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन और ये फर्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा दी एंड। फटाफट से नोट कीजिए। ओके
चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई एज ऑन दिसंबर 31, 2020। कैपिटल अकाउंट दे रखा है एक्स और वाई का, क्रेडिटर्स दे रखे हैं मिसेज एक्स का लोन, मिसेज वाई का लोन, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कैश एंड बैंक, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, लेस प्रोविजन, फिक्स्ड एसेट्स और P&L अकाउंट। इजी है। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 दिसंबर 2020 एंड द फॉलोइंग वाज फाउंड। एक्स प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेज एक्स लोन, ये ठीक है, एक्स ने मिसेज एक्स का लोन टेक ओवर किया, एंड टू कवे द स्टॉक एट 20% डिस्काउंट, वाई टू कवे हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट, डेटर्स फॉलिंग ड्यू ऑन 1 नवंबर 2021। ये आपको जो बैलेंस शीट दे रखी है वो 31 दिसंबर की दे रखी है, और डेटर का पेमेंट ड्यू होता है 1 नवंबर 2021, मतलब इस बैलेंस शीट के 10 महीने बाद डेटर का पेमेंट ड्यू होता है। अगर वो हमें पहले पेमेंट करेंगे तो हमसे वो डिस्काउंट चार्ज करेंगे, मतलब डिस्काउंट लेस होकर हमें पेमेंट मिलेगा। और डिस्काउंट की रेट क्या है? 6% पर एनम। जैसे लास्ट क्वेश्चन में बिल्स पेबल का था, यहाँ पर डेटर्स से हमें पेमेंट मिलेगा डिस्काउंट लेस होकर, क्योंकि डेटर्स का पेमेंट ड्यू होता है आज से 10 महीने बाद, मगर हम पहले पैसे लेंगे तो वो डिस्काउंट लेस करके पैसे देंगे। क्रेडिटर का भी इसी तरह से 31 जनवरी 2021 को पेमेंट ड्यू होता है, मतलब इस बैलेंस शीट के 1 महीने बाद, तो हम 1 महीने का डिस्काउंट लेस करके पेमेंट करेंगे। फिक्स्ड एसेट से रियलाइज ये 71,000, इन्वेस्टमेंट से रियलाइज हुए रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट तो वाई ने टेक ओवर कर लिए थे, आधे इन्वेस्टमेंट उसने टेक ओवर कर लिए थे, तो आधे इन्वेस्टमेंट हमने सेल किए 4,500 में। देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर विच हैज बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स, वाई एग्री टू टेक अवे द सेम एट द प्राइस ऑफ ₹300। इट इज अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो कि वाई टेक ओवर कर रहा है 300 में। रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस 1000। आई थिंक बहुत ईजी क्वेश्चन है, फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। आप बनाइए रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले हम एसेट्स को लिखना स्टार्ट करते हैं। कैश एंड बैंक को ने स्टॉक 5000, टू स्टॉक 5000, टू इन्वेस्टमेंट 10,000, टू इन्वेस्टमेंट 10,000, फिर टू डेटर्स 20,000, टू डेटर्स 20,000 एंड by provision for bad debts, provision for bad debts 2,000, then fixed assets 39,000, बस इधर लाइबिलिटी में हमारे क्रेडिटर्स हैं 38,000 के, बाय क्रेडिटर्स 38,000, मिसेज एक्स का लोन है 5,000, मिसेज एक्स लोन 5,000, मिसेज वाई का लोन है 10,000, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। एसेट्स का कोई भी रिजर्व बना हुआ है तो हमें यहाँ ट्रांसफ़र करना है, फ्लक्चुएशन रिजर्व, और वो है 1000। जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र मत कर देना, ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट से, एक्स ने मिसेज एक्स का लोन टेक ओवर किया, तो यहाँ लिखते हैं 2x कैपिटल, मिसेज एक्स का लोन उसने टेक ओवर किया, वो है 5000 का, और उसने स्टॉक 20% डिस्काउंट पे टेक ओवर कर लिया, बाई एक्स कैपिटल अकाउंट। उसने स्टॉक को 20% डिस्काउंट पे टेक ओवर किया। स्टॉक कितने का है? 5000, 20% माइनस करते हैं तो रिमेनिंग बचता है 4000। आधे इन्वेस्टमेंट वाई ने टेक ओवर किए 10% डिस्काउंट पे, तो बाई वाई कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बुक्स में 10,000 उसका आधा होता है 10,000, उसमें से 10% माइनस करें तो उसने 4,500 में टेक ओवर किया। ए पॉइंट, बी पॉइंट। फिर हम डेटर से पेमेंट हमें मिलेगा डिस्काउंट लेस होकर बाय कैश। डेटर्स हैं 20,000 के, ठीक है। डेटर्स 20,000 के है, उस पर 6% और
10 महीने का डिस्काउंट होता है 1000 रुपये, तो इसका मतलब है डेटर से हमें 19,000 रिसीव होंगे, 19,000। इसी तरह से टू कैश हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, ये डेटर का पॉइंट होगा। क्रेडिटर को हम 1 महीने का डिस्काउंट से पेमेंट करेंगे, तो 38,000 है, रेट ऑफ डिस्काउंट है 6%, और 1 महीने का होता है 190 रुपीज़। तो 38,000 में से 190 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग बचेगा 37810, 37810। इसके बाद में फिक्स्ड एसेट से रियलाइज़ किया 71,000, फिक्स्ड एसेट से हमें रियलाइज़ हो गए 71,000। बाकी के जो इन्वेस्टमेंट थे वो हमने सेल कर दिए 4,500 में, ये भी हो गया। एक पुराना फर्नीचर था, तो ये तो अब रिकवरी इतनी हो गई। इधर क्रेडिटर का तो हिसाब किताब हो गया। एक मिसेज एक्स का लोन तो मिस्टर एक्स ने टेक ओवर कर लिया, मगर मिसेज वाई के लोन के बारे में कोई बात नहीं दे रखी है, तो हम उसको पेमेंट करेंगे 10,000 रुपीज़ का, और दोनों मिलकर 47,810। रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस हो गया, तो टू कैश ब्रैकेट में एक्सपेंसेस विच इज़ 1,000, और टू, या टू नहीं बाई साइड में आएगा, वो उसने अनरिकॉर्डेड एसेट्स को टेक ओवर किया है, तो यहाँ हम लिखेंगे बाई साइड में बाई, और ये टेक ओवर किया वाई ने, बाई वाई कैपिटल अकाउंट अनरिकॉर्डेड एसेट्स विच इज 300 रुपीज़। एसेट से मिले 19,000 प्लस 71,000 प्लस 4,500, 94,500। तो देखो, स्टॉक से सारा हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर से भी हो गया, फिक्स्ड एसेट से भी हो गया, इधर हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, मिसेज एक्स का लोन, मिसेज वाई लोन, सारा एडजस्टमेंट हो गया। तो हम कर देते हैं इसको फाइनल, मतलब इसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले डेबिट साइड की टोटल करते हैं। डेबिट साइड में 5,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 39,000 प्लस 5,000 प्लस 47,810 प्लस 1,000, 127,810। फिर क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं, डेबिट साइड की टोटल की, अब क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं। 2,000 प्लस 38,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000 प्लस 4,000 प्लस 4,500 प्लस 94,500 प्लस 300, इट इज़ 159,300। उसमें से माइनस करते हैं 127,810, प्रॉफिट आ रहा है 31,490 का। तो यहाँ लिखते हैं टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई, प्रॉफिट आ गया 31,490 का, करेक्ट। यहाँ की टोटल हो जाएगी 159,300, यहाँ की भी टोटल हो जाएगी 159,300। 31,490 को एक्स और वाई में बांट देंगे। अब बात यह है कि यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ होता तो क्या करते हैं, आधा आधा कर लेते हैं, मतलब 1:1 का रेशियो कर देते हैं। तो 15,745, 15,745। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो आप उसको इक्वल रेशियो मान लोगे, तो बराबर बराबर हो गया, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, और दी एंड करते हैं इस फर्स्ट पार्ट को। बढ़े आगे, चलिए बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट
दो पार्टनर है एक्स और वाई, एक्स वाई, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है 10,000 10,000 10,000 और 10,000। अब देख लेते हैं हमारे पास में ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। जनरल रिजर्व पड़ा है 10,000 का, तो यहाँ लिखते हैं बाई जनरल रिजर्व, दोनों में आपस में इक्वल रेशियो में बांट देंगे 5,000 5,000। बैलेंस शीट में और कुछ दिया हुआ है, पी एंड एल दिया हुआ है इस साइड में 3,500 का, तो उसको भी बांट देंगे 2 पी एंड एल 1750 1750, दोनों में इक्वली बांट दिया। इसके बाद में हमारे पास में और कुछ बांटने के लिए नहीं है। तो अब देखते हैं रियलाइजेशन से कौन कौन सी एंट्री आएगी। रियलाइजेशन में सबसे पहले तो इधर लिखते हैं बाई रियलाइजेशन, वो जो मिसेज एक्स का लोन टेक ओवर किया उसने, एक्स ने, उसकी एंट्री आएगी 5,000 की। फिर टू रियलाइजेशन, इन्होंने जो एसेट्स को टेक ओवर किया, एक्स ने एसेट्स को टेक ओवर किया 4,000 में, 4,000 में। वाई ने एसेट्स को टेक ओवर किया, एक तो 4,500 और एक 300 और, तो 4,800, 4,800। फिर इनको रियलाइजेशन का हो गया प्रॉफिट। बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिखते हैं प्रॉफिट 15,745, 15,745, ये हो गया प्रॉफिट। और तो कोई एंट्री नहीं रह गई। आप लोग भी बड़े ध्यान से इन क्वेश्चनों को करना, क्योंकि एक भी इधर उधर रह गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, लास्ट में मिलेगा नहीं। ठीक है, तो सारा कुछ कर लिया। अब हम इनको कर देते हैं पेमेंट टू कैश बैलेंसिंग फिगर। ये हो गया 35,745 और ये 30745, 35745 और 30745। 35,745 minus 1750 minus 4,000, it is 2,995, and 30745 minus 1750 minus 4,800, it is 24,195। करेक्ट। अब हम बना देते हैं सबसे लास्ट में कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक अकाउंट में सबसे पहले लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस है 8,500, तो हम यहाँ लिखते हैं 8,500। फिर टू रियलाइजेशन, एसेट से हमें मिले और वो मिले 94,500, 94,500 बाई रियलाइजेशन। हमने लाइबिलिटी का पेमेंट किया और हमने लाइबिलिटी का पेमेंट किया है 47,810, 47,810। फिर बाई रियलाइजेशन ये हो गया एक्सपेंडिचर का पेमेंट। हमने एक्सपेंडिचर का पेमेंट किया है 1,000। फिर हमने पेमेंट किया एक्स को और बाई एक्स कैपिटल और बाई वाई कैपिटल। एक्स को हमने पेमेंट किया 2,995 और 24,195। अब हम कर देते हैं इसकी फाइनल टोटल 1,03,000 और इधर भी 1,03,000। आप फटाफट से नोट कर लीजिए। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया
डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का फर्स्ट पोर्शन विच इज़ डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म विदाउट इंसॉल्वेंसी। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसका सेकंड टॉपिक, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।